Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा इस वक्त डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो प्रीलिम्स के पेपर्स हो रहे हैं मैं उन तमाम के तमाम कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूं। तो ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरमीडिएट के अंदर मौजूद हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। मैं तमाम के तमाम इंटरमीडिएट के डिफरेंट कॉलेजेस के प्रीलिम्स के पेपर के एमसीक्यूज के ऊपर लेक्चर्स इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बेटा ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी, क्योंकि आपको 40% अब पेपर के अंदर क्या आएगा, एमसीक्यूज आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वो बच्चे जो डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के अंदर स्पेशल एमसीक्यूज नाम नेहाद की क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते फीसेस की वजह से, और ये एक कोचिंग वाले धंधा चला रहे होते हैं कि भाई हमारे कोचिंग के अंदर आके 1500 2000 5000 रुपए के अंदर एमसीक्यूज की स्पेशल क्लासेस अटेंड करो। तो भाई मैं उस चीज को खत्म करने के लिए अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। तो लेक्चर्स आपने खुद भी देखने हैं, अपने दोस्तों से भी शेयर करने हैं, अपने फ्रेंड से भी शेयर करने हैं, अपने कॉलेज और कोचिंग के ग्रुप्स में भी शेयर करने हैं, ताकि वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की प्राइवेट इदारों को, वो एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के पढ़ सके। तो भाई आज की जो हमारी क्लास होगी किसके ऊपर होगी, सेकेंड ईयर दिल्ली के मैथ्स के पेपर के ऊपर, यानी कि दिल्ली कॉलेज जो है उसके अंदर सेकंड ईयर मैथ्स का जो पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज को मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मेरा बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर यहाँ पे जो एमसीक्यूज आया हुआ है, क्या आया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 3x। अब दो बातें यहाँ पे सोचने की हैं, और वो बातें सोचने की क्या है कि मेरा बेटा पहले नंबर के ऊपर की तमाम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट की ड्राइव का लिंक होगा, वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और मैं साथ साथ यहाँ पे लिख लिख के बोल बोल के भी समझा दूंगा कि भाई एमसीक्यूज लिखा हुआ क्या है। एमसीक्यूज आ रहा है साइन 6x डिवाइडेड बाय साइन 3x, लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर। तो भाई लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी आपकी लिमिट अप्रोच करिए डायरेक्टली इसमें डाल के चेक कर लीजिए। मेरा बेटा साइन जीरो बराबर होता है जीरो के, तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा नीचे भी जीरो बन जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिटी अपॉन या इन्फिनिटी बन गया, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड है। तो एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। तो साइन 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, साइन 6x का डेरिवेटिव होगा मेरे पास सिंपल तरीके से cos 6x, और फिर 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। साइन 3x का नीचे अलग डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब आपने एक दफा फंक्शन को डिफाइन कर दिया एल हॉपिटल रूल के ऊपर, अब फाइनली अपनी लिमिट की वैल्यू जो अप्रोच कर रही है उसको डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा cos 0, cos 6 into 0, cos 0 हो गया, cos 0 बराबर होता है 1 के, नीचे भी क्या आ गया, सिंपल cos 0 आ जाएगा, cos 0 बराबर होता है 1 के, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 3 2 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 इसका आंसर होगा। मैंने डिटेल के अंदर ये तमाम एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं, अब डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेकंड ईयर की तमाम वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, एमसीक्यूज की फर्स्ट ईयर की तमाम एमसीक्यूज का लिंक भी मिल जाएगा एमसीक्यूज के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया द फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, नीदर ऑड नीदर इवन है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन गिवन है मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। देखो कभी भी आपको फंक्शन चेक करना है आया ये इवन है या ऑड है, सिंपल तरीके से जो भी उसका ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है उसमें नेगेटिव ऑफ एक्स डाल दीजिए। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ एक्स। तो मेरा बेटा
कभी भी मॉड के अंदर अगर नेगेटिव सिंबल है वो तो पॉजिटिव आंसर ही देगा आपको, और नीचे जो नेगेटिव आ रहा है जो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो भाई इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में इनपुट दूं, डोमेन दूं नेगेटिव की वैल्यू का, अगर मुझे वापस से अपनी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए पॉजिटिव में तो इवन फंक्शन होता है। वाइल यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब मैंने नेगेटिव की वैल्यू एज इनपुट दी अपने एक्स की जगह के ऊपर, तो मुझे आंसर में नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन मिल गया, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, मुझे आंसर में क्या मिला, नेगेटिव ऑफ दी मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा आ रहा है, ऑड फंक्शन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑड फंक्शन। अगला एमसीक्यूज देखिए, अगला एमसीक्यूज बहुत मजे का, एमसीक्यूज नंबर 3 कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, -7 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 विल बी डैश। सबसे पहले इस चीज को देखिए, x इज इक्वल टू 0। एमसीक्यूज नंबर 3 आ रहा है बहुत मजे का है, आपसे कहा जा रहा है आपके पास एक पॉइंट है -2, -7, बताओ फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस क्या होगा। भाई देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाइए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ पहले तो बनाइए। और जब आपने ग्राफ बना लिया, सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट मौजूद है, ये पॉइंट क्या है, -2, -7। लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, यहां पर। इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपको -2, -7। आपसे कहा जा रहा है इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, कहां से, x इज इक्वल टू 0 से। x इज इक्वल टू 0 बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि कहां की होती है, y एक्सिस की होती है, क्योंकि y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वही चीज जो उसके ऊपर 0 हो, तो y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ, ये बात बताओ कि y एक्सिस से इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा। देखो ये जो -2 है ये x का वैल्यू है, और -7 किसकी वैल्यू, y की। तो भाई जाहिर सी बात है इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा, x वाला डिस्टेंस होगा, जो कि क्या है, -2 है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, सिंपल तरीके से ऑब्वियसली इट विल बी प्लस का 2 यूनिट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए +2 यूनिट्स। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े मजे का है, कहता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज दैट। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश। अब क्वेश्चन खुदारा तरीके से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर फैसला करिएगा। मेरा बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन होता है सेंट्रॉइड, while the point of concurrency of the internal bisector होता है इंसेंटर, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड होता है ऑर्थोसेंटर। अब बहुत से बच्चे इन दो जुमलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने देखा होगा मैंने पहले रेड टिक किया हुआ था, क्यों, क्योंकि मेरा बेटा मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, भाई देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड होता है ऑर्थोसेंटर, वाइल राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमेशा सर्कम सेंटर होता है। बहुत से कोचिंग सेंटर्स के अंदर, बहुत से कॉलेजेस में कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता, इसलिए आपको बता देता हूँ। सर्कम सेंटर बेसिकली क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज जिसके ऊपर हमें राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर फॉर्म होती है। अब होता ये है कि भाई मेरे पास लेट सपोज एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी। वी आर कंसीडरिंग एक्यूट ट्राइंगल है, नॉर्मली सिंपल ट्राइंगल समझ लो बस। यहाँ पे एक आपके पास मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है, एक मिड पॉइंट यहाँ पर है। अगर मैं अपने वर्टेक्स सी से एक लाइन निकालूं जो कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जाके क्या ड्रॉ कर दे, मिड पॉइंट क्रिएट कर दे। अब जाहिर सी बात है जो साइड ए बी है यहाँ पे हमने जो मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा भी बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है, ये वाला हिस्सा बराबर तकसीम हुआ हुआ है। अब मैं अपने जो ये वाला मिड पॉइंट है यहाँ से एक और परपेंडिकुलर निकालूं जो कि इस पॉइंट के ऊपर जाके बाइसेक्ट करे। सिमिलरली मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर निकालूं तो इस पॉइंट पे जाके बाइसेक्ट करे, जो कि मेरे मिड पॉइंट का भी हाफ रीजन है। यानी कि सबसे पहले मैंने सी से एक लाइन निकाली, वो लाइन अपोजिट मिड पॉइंट पे जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है। फिर मैंने अपने जो साइड बीसी थी इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकाला जिसने मेरे इस पर्टिकुलर जो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट था वहां पे जाके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इधर। और इस तरीके से यहाँ पे भी यही काम हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, लाइंस कहलाती हैं राइट बाइसेक्टर्स। ये लाइंस क्या कहलाती हैं, राइट बाइसेक्टर्स कहलाती हैं। और किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स का जो वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कह रहे होते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कह रहे होते हैं, सर्कम सेंटर। और यहाँ पे जो हमें ट्राइंगल के कोनों के ऊपर सर्कल फॉर्म होगा, सर्कम सर्कल कहला रहा होता है, जिसका सेंटर बेसिकली सर्कम सेंटर होता है। क्लियर है भाई। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन का एमसीक्यूज आपको लाजमी आना चाहिए। अगला एमसीक्यूज देख लीजिए। अगला एमसीक्यूज आपसे कहता है कि भाई बताओ द एंगल बिटवीन द लाइन 2x + 3y + 7 = 0 एंड 3x - 2y
प्लस का 10 इक्वल टू 0। आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस का 3y प्लस का 7, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या आ रही है 3x माइनस का 2y प्लस का 10। देखो कभी भी आपके पास दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो और अगर फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट सेकंड लाइन के y पे मौजूद है और सेकंड लाइन का फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट सेकंड लाइन के x पे मौजूद है और सेकंड वाली लाइन के अंदर साइन पहली वाली लाइन से x के मुकाबले में अपोजिट है, क्या कहा मैंने, अगर फर्स्ट लाइन के जो x और y कोफिशिएंट हैं सेकंड लाइन के ऊपर अपोजिट फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो भी फर्स्ट लाइन के x और y कोफिशिएंट हैं अगर तो वो सेकंड लाइन के ऊपर रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट फॉर्म में लिखे हुए हैं हैविंग अ नेगेटिव सिंबल, तो उनकी मिडिल साइन भी कन्वर्टेड हो, तो ऐसी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगला एमसीक्यूज देखिए, अगला एमसीक्यूज आपसे कहते हैं फॉर द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y प्लस का 3 इक्वल टू 0 1,2 कहां लाई कर रहा है, अबव कर रहा है, बिलो कर रहा है, ऑन दी लाइन कर रहा है। सिंपल तरीके से इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 5 2 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तीन में से अगर तुम 10 निकाल दो तो क्या बचेगा मेरा बेटा आपके पास, सिंपल तरीके से 7 बचेगा नेगेटिव का, और नेगेटिव का 7 प्लस का 3, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नेगेटिव का आ रहा होगा, सही है। कभी भी आपके पास लाइन पॉइंट को लाइन पे डालने पे अगर नेगेटिव का आंसर आ गया इसका मतलब आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बिलो दी लाइन कर रहा है, इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो बिलो दी लाइन के ऊपर है, इसने गलत ऑप्शन मार्क किया हुआ है। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यू सा कहते हैं 5 की पावर 7x, इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है 5 की पावर sin x के ऊपर, आपसे कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो। किसको सॉल्व करना है भैया 5 की पावर sin x इंटू डी एक्स को। अब दो बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है आपको एक सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करने को दी जा रही है, किसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है मेरा बेटा 5 की पावर sin x के ऊपर। अब जहन में एक सवाल तो बिल्कुल बनता है कि सर इंटीग्रेशन के अंदर ये कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आ रहा है, किसका फॉर्मूला आ रहा है कॉमन एक्सपोनेंट का। अब इंटीग्रेशन में कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती करी हुई है कि एग्जामिनर ने बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं दिया जो कि मौजूद होना चाहिए, मैं एज्यूम करता हूं कि मौजूद होगा, यहाँ पे एग्जामिनर ने नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते सिंपल तरीके से, सिंपल सी बात है। तो अगर तो मैं एज्यूम करता हूँ ये टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पे लेट सपोज दिया हुआ है, तब मेरा आंसर क्या होगा, तब सिंपल तरीके से 5 की पावर sin x एडिट से एक बार आएगा और नीचे डिवीजन में आ जाएगा ln 5 का ln 5, क्लियर है भाई, ln 5 का ln 5 आ जाएगा। चूंकि स्टार्टिंग में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे डेरिवेटिव दिया जाएगा, बट अगर नहीं दिया जा रहा तो सिंपल तरीके से मेरा ये आंसर होना चाहिए था। अब लेट सपोज अगर ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब ही किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा है, और वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है कि भैया अगर मुझे फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव नहीं है तो मैं लेकर आ जाता हूँ, कैसे लेकर आऊंगा 5 की पावर sin x एज इट इज cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड करके, सही है, इंटू dx का dx एज इट इज। अब जहन में ये बात आती है कि यहाँ पे इसने बिगड़ती क्या करी हुई है, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में मसला है मेरा बेटा, इंटीग्रेशन 5 की पावर sin x सिंपल गिवन है, बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए था, नहीं मौजूद है, तो आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे गलती करी हुई है और यहाँ पे cos x लाजमी होना चाहिए था फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होगा, आई गेस टाइपिंग एरर है यहाँ पे। सिंपल तरीके से फंक्शन को एक ही बार लिखोगे एज इट इज लिखोगे और फिर बेस के अंदर डिवीजन के अंदर बेस वाली टर्म का आप सिंपल तरीके से ln ले लोगे और प्लस के सी के साथ लिख दोगे, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे ये चीज किसी भी टर्म के साथ नहीं आ रही तो वी कैन एज्यूम कि यहाँ पे गलती करी हुई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कभी भी वेरिएबल वाली टर्म को नहीं ला रहे होते, अगर ला भी रहे होगे इंटीग्रेशन के अंदर ला रहे होगे तो फिर वो cos x नीचे डिवीजन में बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे गलती है। काइंडली मेंशन दिस थिंग, ऑप्शन नंबर आपको जो एमसीक्यू नंबर 8 आ रहा है 7 आ रहा है इसमें गलती है, सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही ज्यादा मिटा हुआ है और ये एक मेरे ख्याल में फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि ये चीज बहुत ज्यादा मिटी हुई है इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और आगे आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं इस फॉर्मूले को वैसे ही आपको बता देता हूँ मेरा बेटा, आएगा e की पावर x माइनस वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कभी भी लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 के ऊपर e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x आ जाए तो ये बराबर होते हैं हमेशा ln e के, और जो भी यहाँ पावर में टर्म होती है वो ई में नॉर्मली आ रही होती है, वो आपका आंसर पे बन रहा होता है। तो मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे क्या चीज गिवन थी, बट आई कैन एज्यूम कि यहाँ पे मेरे पास सिंपल तरीके से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और ई की पावर अगेन आई कांट फिगर इट आउट क्या चीज आ रही है, ई की पावर साइन एक्स है, ई की पावर सिंपल एक्स है, क्या गिवन है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जूम करने के ऊपर मुझे क्लियर नहीं हो रहा,
ये e की पावर ये 10x है, ये e की पावर 12x है, सो आई कांट फिगर इट आउट ये क्या चीज आ रही है। मैं आपको उसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी लिमिट x आपकी अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर तो फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x से बराबर होता है ln e के, और ये हमेशा बराबर होगा किसके 1 के। तो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहते हैं कि बताओ ऐसे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी जिसकी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मेरा बेटा ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा हाइपरबोला जिसके अंदर ए और बी आपस में बराबर होते हैं, जिसमें ए और बी आपस में क्या होते हैं? बराबर होती हैं। तो भाई चेक कर लीजिए कौन सा हाइपरबोला है। सिंपल तरीके से जो 4 आ रहा है उसको दोनों टर्म से मैं क्या करवा दूंगा? डिवाइड करवा दूं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसके नीचे भी 4 आ गया, इसके नीचे भी 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दोनों ए और बी की वैल्यूज क्या बराबर है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर ए और बी हमेशा बराबर होता है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है? √2 के बराबर होती है। क्लियर है मेरा बेटा? देन मेरे पास एक और एमसीक्यूज आ रहा है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बड़े मजे का एमसीक्यूज है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है तो मैं आपके आसानी के लिए तो मैं एमसीक्यूज भी साथ साथ उतार रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ ताकि आपको इजीली एमसीक्यू समझ में आए। एमसीक्यूज आपसे कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? sec x इंटू टेंजन x इंटू dx के ऊपर। कहता है कि भैया डिवाइडेड बाय डिवीजन में मौजूद है रूट के अंदर 3 प्लस का sec x। कहता है कि इसको सॉल्व करो। भाई मुझे साफ दिख रहा है कि नीचे वाली टर्म के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, इस नीचे वाली टर्म को अगर बेटा मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूं तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 3 प्लस का sec x का sec x एज इट इज रहेगा, और जब ये अंडर रूट नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव का हाफ। और बाहर क्या मौजूद है? sec x इंटू टेंजन x इंटू dx। देखो भाई इंटीग्रेशन अगर मुझे स्टम्प पे अप्लाई करनी है तो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बाहर बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मेरा बेटा 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा कोई मसले की बात नहीं है। वाइल sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec इंटू टेंजेंट बाहर मौजूद है। जब बाहर मौजूद है सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, क्या बन जाएगा मेरा बेटा? कि पावर में एक इजाफा ऊपर और उसको एक बार नीचे भी लिखा जाएगा, तो इट विल बिकम 3 प्लस का sec x माइनस का हाफ प्लस का 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का हाफ। एक बार ऊपर भी आएगा एक बार नीचे भी आएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? हाफ जो नीचे डिवाइड हो रहा है नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस का sec x, और पावर में क्या मौजूद है? हाफ का हाफ। हाफ बराबर होते हैं अंडर रूट के। सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो मेरे पास आ रहा होगा करेक्ट आंसर होगा। 2 इंटू रूट के अंदर 3 प्लस का sec x प्लस का सी मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल से एमसीक्यूज है। अच्छा भाई अगला आप एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके पास दो लाइंस आ रही हैं और दो लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दो लाइंस आपके पास आ रही हैं और दो लाइंस कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर। तो जरा जल्दी से सोच के बताइए, क्या कहता है? जरा जल्दी से सोच के बताइए कि आपके पास ये लाइंस परपेंडिकुलर किस कंडीशन के ऊपर होंगी। भाई बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यूज है। हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ये लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी। भाई ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि मेरा बेटा अगर कभी भी आपके पास a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के। a प्लस बी की वैल्यू अगर कभी भी 0 के बराबर हो उसका मतलब क्या होता है? लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। अब जो दिल्ली कॉलेज का मेरा बेटा ये पेपर आया हुआ है, पेपर के अंदर एमसीक्यू लिटरली बड़े मजे के हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ a प्लस बी इक्वल टू 0, बल्कि यहाँ पे एक एमसीक्यूज क्या दे रहा है? a इज इक्वल टू नेगेटिव बी। क्या दे रहा है? a इज इक्वल टू नेगेटिव बी। इसका मतलब क्या? a प्लस बी बराबर है किसके? 0 के। यानी कि आपके पास कभी भी आपके पास अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो और होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर आपसे कहा जाए कि अभी बताओ लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, a प्लस बी इक्वल टू 0 के ऊपर होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। आपसे कह रहे हैं कि बताओ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू। अच्छा भाई मेरा बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर, अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर मेरी लाइन कभी भी लाई कर रही होती है, लाइन कुछ इस तरह से बन रही होगी, और मेरे पास जो इसका जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, जो लाइन होगी इसके ऊपर मेरे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का 1 होगी। क्या होगी? नेगेटिव का 1। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कभी भी मेरी लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर लाई कर रही होती है उस सूरत में मेरी स्लोप की वैल्यू क्या होती है? +1। और अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का 1। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहे हैं? इफ fx इज इक्वल टू लॉग, इसकी बेस a गिवन है, शायद इसकी बेस हमें a गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि बताओ इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे। कोई मसले की बात नहीं, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। मुझसे कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास एक लॉगरिथम बेस a इंटू एक्स गिवन है, बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। वो बच्चे जो मुझसे एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हैं ईकेट के, मैंने उनको इस तरह के एमसीक्यूज बहुत सॉल्व करवाए हुए हैं। बेटा सिंपल तरीके से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो ऊपर वाला फंक्शन होता है वो अलग एलन के साथ लिखा जाता है,
और नीचे वाली बेस एक अलग ln के साथ लिखी जाती है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल तरीके से हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस फंक्शन में ब्रेक कर देंगे। कभी भी आपके पास कोई लॉग आ रहा हो, आप उसको ब्रेक करके कैसे लिखते हो कि ऊपर वाला फंक्शन अलग ln के साथ लिखते हो, नीचे वाली बेस अलग ln के साथ लिखते हो। तो ये क्या बन जाएगा, ln x डिवाइडेड बाय ln a। अब जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो बेटा ln a चूंकि कांस्टेंट टर्म होगी तो वो तो डिवीजन में एज इट इज रहेगी, और ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहा है, बताओ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगी। आपको सिंपल तरीके से क्या गिवन है, आपको कहा जा रहा है बताओ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होगी। कोई मसले की बात नहीं है भाई। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस फाइंड करनी है किसकी, इलिप्स की। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या होगी 16 और b की वैल्यू किसके बराबर होगी 9 के। अच्छा भाई, तो हमारे पास सिंपल तरीके से मेरा बेटा a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 2 जार क्या हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, क्योंकि 2a बराबर होता है बेसिकली लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है। तो 4 मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का a होगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी टीचर्स नहीं पढ़ाते मेरा बेटा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का एमसीक्यूज है। किसका एमसीक्यूज है भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। क्या कहता है, कहता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ जिसके ऊपर, किसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ, हाइपरबोला की। अच्छा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर पूछ रहे तो पूछ भी किसकी रहा है, हाइपरबोला की। लोगों को सर्कल्स की याद नहीं होती, यहाँ पे हाइपरबोला की आई हुई है। तो भाई एक मजे का पेपर है और एक ऐसा पेपर है मेरा बेटा जिस जो आपके पेपर के अंदर आने के जिसके चांसेस काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके एमसीक्यूज जरा टफ किस्म के हैं, नॉर्मली बच्चे के जहन के ऊपर से भागेंगे। तो मेरा बेटा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कभी भी आपके पास आ रही हो किसकी, हाइपरबोला की। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग किसके बराबर होती है, चलो मैं सबकी बता देता हूँ। मैं सर्कल की भी आपको बता देता हूँ, पैराबोला की भी बता देता हूँ, हाइपरबोला की बता देता हूँ। अच्छा भाई, हाइपरबोला की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी कि हाइपरबोला की टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वाइल अगर कभी भी आपसे पैराबोला की कंडीशन टेंजेंसी पूछे तो पैराबोला की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है, सिंपल ये होती है सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम। अगर कभी भी आपकी आपसे सर्कल की कंडीशन टेंजेंसी पूछी है तो ये वाली जो ऑप्शन गिवन है सर्कल की कंडीशन टेंजेंसी होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। वाइल कभी भी अगर आपसे किसकी पूछी जाए, अल्लाह भला करे, और तो कोई भी नहीं गिवन यहाँ पे ऐसी। हाँ सही है, हाँ ये वाली नहीं, ये वाली उसकी भी नहीं हो सकती, हाँ हो सकती है ना। ये आपको गिवन है इलिप्स की, ये किसकी गिवन है आपको, इलिप्स की। वो होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, वो इलिप्स की होती है। और माइनस के अंदर जो होती है हाइपरबोला की होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इलिप्स की कंडीशन टेंडेंसी ये है, हाइपरबोला की ये वाली है, सर्कल की ये है, और पैराबोला की ये होती है, मैंने अलग से लिख दी। क्लियर है मेरा बेटा, ये कुछ बेसिक बातें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। ओके, अगले एमसीक्यू से मूव करते हैं। अगला एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है, cos इनवर्स का 2x बताओ, cos इनवर्स 2x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। भाई cos इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा cos इनवर्स के फॉर्मूले में नेगेटिव का सिंबल आएगा, रूट का 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल 4x स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहते हैं कि वो नेसेसरी कंडीशन बताओ जिसके ऊपर आपके एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही होंगी। भाई एफ प्राइम एक्स की वैल्यू अगर कभी भी जीरो होगी तो आपको क्या मिलती है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। मेरा बेटा एक्सट्रीम वैल्यू मिलने के लिए आपको एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा किस पे एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कहता है कि बताओ लेंथ ऑफ द टारगेट फ्रॉम द पॉइंट 2,4 टू अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब भाई ये जो एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाला आ रहा है, ये टारगेट नहीं होगा, टेंजेंट होगा, पेपर में गलती हुई है यहाँ पे। तो इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, l इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, सिंपल जनरल इक्वेशन जो होती है, प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। तो आपको सिंपल सी इक्वेशन गिवन है, आपको इस सर्कल की इक्वेशन देख के साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो g कॉमा f क्या होगा, 0 0 होगा, और आपको c की वैल्यू -5 गिवन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से x स्क्वायर के अंदर आपको पॉइंट गिवन है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2gx भी 0 हो जाएगा, f5 भी 0 हो जाएगा। आपको c की वैल्यू क्या गिवन है, -5 गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 16 बराबर होता है किसके, 20 के माइनस का 5, 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, रूट में 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, √15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरा बेटा, एक सिंपल सा एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए, अगेन एक बड़ा मजे का एमसीक्यूज आ रहा है, बहुत पेपर्स के अंदर ये एमसीक्यूज आ रहा है बेटा।
तो ये एमसीक्यू जो बड़े मजे का है। अच्छा बेटा ये जो फॉर्मुला मैंने लिखा है तमाम बच्चों के लिए, किसका फॉर्मुला है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट का। सिंपल फॉर्मुला होता है, रूट के अंदर आपके पास जनरल इक्वेशन आप लिख दो और सिंपल तरीके से वैल्यूज को पुट करवा दो, जो पॉइंट गिवन होगा वो एक्स और वाई होगा, जो जी और एफ होंगे। क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं गिवन आपको सिंपल, तो इसका मतलब जी और एफ क्या थे? जीरो थे, और सी के आपके पास कांस्टेंट माइनस का, तो सिंपल तरीके से सॉल्व करवा के रूट का 15 आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास P1 P2 बेसिकली आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? दो वेक्टर्स आ रहे हैं, आपको उनका मॉडुलस निकालना है। आपसे कहा जा रहा है कि भैया वेक्टर ए जो है वो बेसिकली बराबर है किसके? P1 P2 के डायरेक्शन वेक्टर्स के। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। मेरा बेटा कैसे डिफरेंस निकालोगे? आपके पास एक वेक्टर आ रहा है 0,4,4, यानी कि एक वेक्टर हमारे पास क्या है? 0i प्लस का 4j प्लस का 4k, और दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है? 0i प्लस का 0j प्लस का 1k। तो आप सबसे पहले माइनस साइन जो होगा, क्योंकि आपसे आपको फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि वेक्टर ए बराबर है P1 P2 के डिस्टेंस के, यानी कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर है। और फिर आपको उस वेक्टर ए जो फाइंड करोगे उसका मॉडुलस निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि पहले वेक्टर ए फाइंड करना है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा भाई? सिंपल तरीके से दोनों वेक्टर्स के अंदर जो बड़े वाले में से छोटे वाले वेक्टर को क्या करवाएंगे? सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वाले वेक्टर को सेपरेट करवा दूंगा ताकि इनका डिफरेंस आ जाए, इनका यूनिट पॉइंट आ जाए। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा मेरे पास 0i में से 0i गया तो 0i बचा यहाँ पे, तो 4j में से 0j जाएगा तो 4j बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4k में से जब 1k जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 3k। ओके, अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे जाऊंगा तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं मेरा बेटा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और फिर 3 कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ऑब्वियसली इट विल बिकम 9। तो 16 प्लस 9 बराबर होता है किसके? रूट के अंदर ये हो जाएगा 25 के बराबर। 16 प्लस 9 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? बराबर हो जाएगा रूट के 25 के, और रूट 25 बेसिकली बराबर होता है किसके? 5 के। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 5। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कह रहे हैं? रूट इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के ऊपर। एक आसान सा एमसीक्यूज है, कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे कह रहे हैं एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 1, इसके ऊपर आपको क्या अप्लाई करनी है? इंटीग्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी बेस वाली टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, कभी भी इंटीग्रेशन ऐसी टर्म पे अप्लाई हो रही है जो कि दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही है। अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, आप सिंपल तरीके से ln लिखोगे और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एक बार आ जाए, तो आंसर क्या होगा? ln ex प्लस का 1 प्लस का c, ऑब्वियसली आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा? यहाँ पे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं कि भाई वर्टिसेस आपको फाइंड करने हैं। आपको एक एलिप्स गिवन है, आपसे कहा जाता है बताओ वर्टिसेस कौन से होंगे। अगेन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। देखो आपको इस एलिप्स को देख के साफ तौर पे पता चल रहा है कि इस एलिप्स का जो आपके पास सेंटर आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है। सेकंड नंबर के ऊपर इस एलिप्स का अगर आप मेजर एक्सिस देखो तो वो x का होगा, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन के अंदर हम क्या देखते हैं? इलिप्स की इक्वेशन में हमेशा ये देखते हैं कि भाई डिवीजन में किसकी वैल्यू बड़ी, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है डिवीजन में उसका मेजर एक्सिस होता है। तो x के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस का होगा? x का होगा। कंपेयर करवा दीजिए इसको x की इक्वेशन के साथ, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। सही है, तो a स्क्वायर के सामने क्या आ गया? 16 आ गया, a स्क्वायर के सामने आ गया 16, और b स्क्वायर के सामने आ गया 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 आ गई, प्लस माइनस का 4 यानी कि, तो आपका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 4,0। प्लस माइनस 4,0 चेक कर लीजिए कहां पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई? अगला एमसीक्यू बड़े मजे का है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास फंक्शन आ रहा है ln x क्यूब का, तो बताओ f प्राइम x एट x इज इक्वल टू -2 क्या होगा? आपको फंक्शन क्या दे रहा है? ln x क्यूब। कहता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो और फिर उसमें x की वैल्यू -2 डाल के बताओ क्या होगी। तो भाई ln x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, एंड देन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस x स्क्वायर से क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बन गया? बन गया 3/x बन गया। अब लास्ट के अंदर जो आपको x की वैल्यू गिवन है वो भी डाल दीजिए, तो x की वैल्यू क्या? नेगेटिव कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2 आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। क्लियर है मेरा बेटा? नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कहता है? कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बताओ। अच्छा ये बड़े मजे का एमसीक्यू है, कभी भी आपको स्लोप निकालने दे दिया जाए लीनियर से बड़ी इक्वेशन का, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपल तरीके से पहले तमाम वैल्यूज को एक जानिब लिख दीजिए,
पहले पूरी की पूरी इक्वेशन को एक जाने लिख दीजिए। कभी भी आपको लीनियर से बड़ी इक्वेशन का अगर स्लोप निकालना है तो इसकी मैथ ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक ये कि भैया सिंपल तरीके से एक जाने लिखो नेगेटिव सिंबल, स्लोप का सिंबल बनाने के बाद एक जाने लिखो नेगेटिव का सिंबल। एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो मेरा बेटा y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव के 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल 12x हो जाएगा। एक दफा इसी पूरी इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव लूंगा डिवीजन में, बट y की रिस्पेक्ट से लूंगा, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। मेरे जुमले को दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या कहा, एक दफा आपने डेरिवेटिव लेना है x की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। वाइल डिवीजन में एक दफा फिर y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और चूंकि मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो अदर वेरिएबल इज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 6x क्या होगा, इज अ कांस्टेंट ट्रीट होते हुए 0 हो जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x आपका स्लोप आ जाएगा। अब आपको एक पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट क्या गिवन है, 1 कॉमा नेगेटिव 1, तो 1 की जगह x यहाँ पे 1 डाल दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू प्लस का 12 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। अच्छा, जो एमसीक्यू नंबर 14 आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आ रही है वेक्टर्स की, कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स जिनका आप इधर आप उनको ऐड करवाओ या सब्ट्रैक्ट करवाओ, एंड देन आप उनका क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ये किसके बराबर होते हैं, ये 2 टाइम्स बराबर होते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट के। यानी कि अगर आपके पास वेक्टर a माइनस बी को क्रॉस प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, वेक्टर a प्लस बी के साथ, तो ये किसके बराबर होगा, ये बेसिकली वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कि भैया हमारे पास कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव फॉर्म जो वेक्टर्स की होती है वो दोनों को फॉलो कर रहा होता है, कि वेक्टर एडिशन जो होती है कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर्स को मैं इधर ऐड करूं और फिर या सब्ट्रैक्ट करूं, और जो भी इन दोनों की आंसर्स हैं अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ द वेक्टर्स का, अगर मैं डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता। यानी कि बड़ी मशहूर ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं या दो वेक्टर्स को फिर सब्ट्रैक्ट करूं, और फिर जो भी आंसर्स हैं इन दोनों के आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, ये हमेशा बराबर होगा कि अगर मैं डायरेक्टली अपने दोनों वेक्टर्स का सिंपल तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y प्लस का 33 इक्वल टू 0। आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अभी ये इक्वेशन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्म फॉलो अप करवाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है कि आपके पास इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म के अंदर कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, 6x में जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2x, और 10y में से जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा 5y, और 33 में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू के बाद 0 आ जाएगा। अब मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, पूरी की पूरी, अच्छा 2 3 6 सॉरी 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लिया, जो 2 कॉमन लिया तो जाहिर सी बात है 0 से जाके डिवाइड होकर खत्म हो गया। अब आपके पास फाइनली ये जो इक्वेशन आ रही है मेरा बेटा, ये इक्वेशन अब सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ रही है। अब मैं यहां से सेंटर निकालने पे मूव करूंगा। अब सेंटर कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन का सेंटर निकालना हो, कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन का क्या निकालना हो, सेंटर निकालना हो सर्कल की इक्वेशन का, आप सिंपल तरीके से x कोफिशिएंट को नेगेटिव 2 से डिवाइड करेंगे, आप सिंपल तरीके से y कोफिशिएंट को नेगेटिव 2 से डिवाइड करेंगे, आप सिंपल तरीके से x कोफिशिएंट को भी नेगेटिव 2 से डिवाइड करेंगे और y कोफिशिएंट को भी नेगेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 5 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा सर्कल का सेंटर होगा। क्लियरली आपको दोबारा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले माइनस से डिवाइड करवा रहे हो। सर्कल के सेंटर फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक होती है कि आपके पास जब भी सर्कल की इक्वेशन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में हो तो सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है मेरा बेटा, आपने जो भी आपका एक्स और वाई कोफिशिएंट है आपने उसको माइनस से टर्म से डिवाइड करवा देना है। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एंगल बताओ बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर प्लस का 8xy माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है बताओ इसका एंगल क्या होगा। देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 3x स्क्वायर प्लस का 8xy माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है 3, और आपकी h की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब 2h से 8 कंपेयर होगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा नेगेटिव का 3। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर अगर कभी भी a प्लस b की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, है ना भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। अब देखो a की वैल्यू क्या है 3,
बी की वैल्यू का नेगेटिव थी। तो ये बात साफ तौर पे मुझे दिख रही है, अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होमोजीनियस लाइंस कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर लाइन का एंगल क्या होता है मेरे पास, सॉरी मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखूंगा। लाइंस कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर लाइन का एंगल क्या होता है मेरा बेटा, 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई भी है, खाली ये मैं कोई रिवीजन के ऊपर एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं और आपको साथ साथ एमसीक्यू समझा रहा हूँ। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। अब देखो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है e की पावर cot x into cos x स्क्वायर x किसके बराबर होगा। क्या आ रहा है, e की पावर cot x into cos x स्क्वायर into dx। तो मेरा बेटा कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट अगर मेरे पास आ रहा हो इंटीग्रेशन के अंदर, हमेशा हम क्या देखते हैं कि भैया मेरे पास पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, है ना भाई। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल मौजूद नहीं है तो नेगेटिव लेकर आ जाओगे पहले, और जब नेगेटिव लेकर आ जाओगे तो फाइनली जो भी आपका नेचुरल एक्सपोनेंट होगा वो एक बार लिखा जाएगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेगेटिव का e की पावर cot x प्लस का c मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि ये वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, देखो मजे मजे से सॉल्व करेंगे। अगला एमसीक्यूज देखिएगा, अगला एमसीक्यूज अगेन बहुत मजे का। क्या कहता है, कहता है तुम्हारी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो बताओ 1 + 1 की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय n की पावर नेगेटिव का 5n। बेटा ये लिमिट की एक एप्लीकेशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने अगेन इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी भी आपके पास जो भी यहाँ पे टर्म आ रही है, अगर उसका बाहर सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर बाहर पावर में होना चाहिए, अगर तो ऐसा होगा तो सिंपल तरीके से आंसर क्या होता है, ई होता है। और जो भी सेकंड टर्म के ऊपर वाली टर्म होती है वो ई की पावर होती है। बट कंडीशन क्या होती है कि लिमिट हमेशा इन्फिनिटी पे अप्रोच करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, एन है, तो बाहर पावर में सिर्फ एन होना चाहिए था, यहाँ पे -5 भी डाल दिया। तो भैया इस -5 को मैं बाहर सेंड कर देता हूँ, फिलहाल के लिए पावर को ब्रेक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई पहले कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय एन, और इस पावर में मैं एन ले आया, और सबसे बाहर पावर में मैं नेगेटिव का 5 मैं लिख दिया, ताकि यहाँ अंदर मैं लिमिट की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकूं। तो लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेरा बेटा सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर बाहर पावर में होना चाहिए, है ना भाई। तो जब सेकंड टर्म का बाहर डिनोमिनेटर सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में आने वाली टर्म बाहर पावर में मौजूद होगी, तो सिंपल तरीके से ई आ जाएगा, और जो भी सेकंड टर्म के ऊपर वाली टर्म होगी वो ई की पावर में आ जाएगा। सही है, तो मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर 1, और बाहर पावर में क्या मौजूद है, नेगेटिव का 5 एडिट। तो क्या बन गया, ई की पावर नेगेटिव का 5। और ई की पावर -5 क्या होता है भाई, कभी भी टर्म में अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो मेरा बेटा उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में सेंड कर दूंगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सेंड कर दूंगा, तो पावर में आने वाला नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 5 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सा एमसीक्यूज का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक डिस्टेंस गिवन है, तो बताओ डबल डेरिवेटिव। मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव गिवन है। मेरा बेटा कभी भी आपको पास डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, उसका सिंगल डेरिवेटिव जो होता है, सिंगल डेरिवेटिव ये बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। वाइल डबल डेरिवेटिव ऑन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमेशा बराबर होगा किसके, ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। यानी कि कभी भी अगर आपके डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस की इक्वेशन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आता है, और डबल डेरिवेटिव लेने के ऊपर एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज भी बड़े मजे के आ रहे हैं हमारे पास। ये क्या कह रहे हैं भैया, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमसे कहते हैं कि भैया आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन और कहा जा रहा है बताओ इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो लाइंस क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होते हैं। तो मेरा बेटा 3x - 5 5 - 15 = 0, इसके जो भी ये जिस भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसके अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट सिमिलर होगा। अब अगर आप गौर से देखो ऑप्शन नंबर 1, इसके अंदर कोफिशिएंट आपके पास अपोजिट आ रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, पैरेलल नहीं हो सकती, हमें पैरेलल लाइन फाइंड करनी है। सेकंड जो इक्वेशन आ रही है इसके अंदर देख लो भाई, इसके अंदर हो सकता है 3 कॉमन लिया वो, मुझे साफ दिख रहा है कि वो भी नहीं है भैया, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूं तब भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगली ऑप्शन चेक कर लीजिए मेरा बेटा, अगला ऑप्शन क्या है, 3x + 5y, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कोफिशिएंट सिमिलर होने चाहिए। जो लास्ट ऑप्शन बचता है अगर आप इसको गौर से देखो तो ये मेरा आंसर फिर भी हो सकता है। क्यों मेरा आंसर हो सकता है मेरा बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उसके अंदर मुझे साफ दिख रहा है कि भैया मेरे पास 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ से अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, 3x, फिर क्या बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 बन जाएगा इक्वल टू 0, है ना भाई। तो ये वापस से वो इक्वेशन बन जाएगी। दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनकी एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होने चाहिए मेरा बेटा, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कह रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही मजे का है, बहुत जगह पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन की जो रेंज है ना, ये -1 से लेके 5 तक के दरमियान की लाई कर रही है, इसके दरमियान का फंक्शन आ सकता है। आगे तुमसे कहते हैं कि भाई देखो, यानी कि फंक्शन की डोमेन जो आपको देगा उसके ऊपर आंसर जो रेंज का मिल रहा होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहा है।
आगे तुमसे कहता है भाई सारी बातें फजूल की, असल बात ये है, कहता है तुम्हारे फंक्शन क्या है, तुम्हारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है और तुम्हें फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी उसने 1/2, तो सिंपल तरीके से एक्स के अंदर 1/2 डाल दो तो क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, इट विल बिकम 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, वो भी बहुत आसान सा आ रहा है। आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है। भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ का हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डाल के डाल देना, डिटरमिनेंट ले लेना, हाफ से डिवाइड करवा देना, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट या 5 जो भी आपका आ रहा हो। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे क्या कह रहा है, ये कहता है कि भाई वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बताओ। आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ इसका वर्टेक्स क्या होगा। भाई सिंपल तरीके से पैराबोला की इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करवा दूंगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद ये आ जाएगा 4a y माइनस का k। सही है मेरा बेटा। तो अब देखो आपके पास h वाली टर्म की h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी नेगेटिव का 2, और अल्लाह भला करे मेरे पास k की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव 2, तो k की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव का 2 होगी, और 4a के सामने 4 आ रहा है तो a की वैल्यू तो 1 होगी। तो मेरे पास वर्टेक्स क्या होगा, देखो पैराबोला में कौन सा पॉइंट निकालना है, वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला के केस के अंदर, हमारा वर्टेक्स का पॉइंट क्या आ रहा होगा, हमारा वर्टेक्स का पॉइंट आ जाएगा सिंपल तरीके से h कॉमा k। तो भैया h की वैल्यू क्या, -2, और k की वैल्यू क्या है, सिंपल तरीके से +2, तो h कॉमा k क्या हो जाएगा, -2, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपसे रेडियस फाइंड करने को कहा हुआ है। तो मेरा बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 8। तो मेरे पास सिंपल तरीके से सर्कल का रेडियस कैसे निकालूंगा, इसको आप कंपेयर करवा दीजिए तो आपके पास कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा, क्या कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना भाई, रेडियस स्क्वायर आ जाएगा, है ना भाई, सिंपल सी बात है। यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन सर्कल क्लियर गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूं ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सिंपल तरीके से 2√2 आ जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, 8 के। और जब मैं आर स्क्वायर को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8। तो √8 बराबर होता है किसके, 2√2 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन बाय, एक अच्छा एमसीक्यूज है, कहते हैं भाई हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी। मेरा बेटा देखो हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या होता है एसेंट्रिसिटी फाइंड करने का, इट इज सिंपली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे क्या होता है मेरे पास सिंपल तरीके से ई स्क्वायर माइनस का 1, है ना भाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी को फाइंड करने का। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लेके चलो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल तरीके से बन जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस का 1 वहां पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या, तो क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से बी स्क्वायर से माइनस के मन को जब वहां भेजेंगे तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 जब वहां पे जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, प्लस का 1। अब ये क्या बन गया, ये बन गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, सॉरी ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर बचा था ना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर आप इसका अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट लेने पे आंसर क्या मिल जाएगा आपके पास, आंसर आ रहा होगा आपके पास रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होती है, रूट में बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली डी करेक्ट होगा। कैसे सॉल्व करा, सिंपल तरीके से बेटा हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो फॉर्मूला होता है उसको उस पैटर्न पे आप सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लीजिए। बेटा ये पेपर बहुत मजे का है, बहुत थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज भी आ रहे हैं जो कि एप्टीट्यूड साइड पे यूजुअली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कहता है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द -10, -5, -8, -1/3, -15, -21 इज डैश। यहाँ पे आपसे बेटा क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा। लीस्ट अपर बाउंड का वैसे एक और नाम भी होता है, सुप्रीमम भी इसे कहते हैं, और इसका एक वाइस वर्सा चीज होती है जिसको जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम कह रहे होते हैं वैसे इंफीमम। ये आप लोगों का टॉपिक नहीं है, ये बहुत हायर ऑर्डर मैथ्स के अंदर कैलकुलस साइड के ऊपर टॉपिक पूछा जाता है। बट खैर इस पेपर के अंदर ये पूछा जा रहा है तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और लिटरली पेपर बहुत मजे का और बहुत ही मुश्किल एमसीक्यूज हैं, जिसने मुझे भी थोड़ा चकरा के रखा है, स्पेशली दिस एमसीक्यूज ने, जो कि एमसीक्यूज कैलकुलस साइड के एमसीक्यूज है जो कि आपके लेवल पे पूछा नहीं जाता। बट अगेन ये बड़ा मजे की चीज है बेटा। लीस्ट अपर बाउंड बेसिकली वो छोटी तरीन वैल्यू होती है
जिसके बाद हमारी बड़ी वैल्यूज स्टार्ट हो रही होती हैं। यानी कि लेट सपोज अगर मेरे पास इस सेट आ रहा है तो इस सेट के अंदर सबसे हाईएस्ट छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, हाईएस्ट छोटी वैल्यू, यानी कि अगर मेरे पास इस सेट आ रहा है, इस सेट के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ इंटरवल्स इस साइड के ऊपर होंगे, कुछ इंटरवल्स इस साइड के ऊपर होंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले एक इंटरवल लिख देता हूं 1,3। तो भाई 1,3 के अंदर लेट सपोज +1 वाली साइड ये होगी, +3 वाली साइड लेट सपोज ये होगी। +3 से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, अगर +1 से मैं इस तरफ जाऊंगा तो सारी वैल्यूज मुझे लोएस्ट मिलेंगी। तो भाई लीस्ट अपर बाउंड बेसिकली वो नंबर होगा यहाँ पे जो कि 3 है, जिस 3 के बाद मेरे पास वो छोटा, ये +3 वो छोटा तरीन नंबर है, लीस्ट अपर बाउंड, ये वो छोटा तरीन नंबर है जिसके बाद मुझे हायर वैल्यूज मिलना स्टार्ट होगी। यानी कि वो छोटा पॉजिटिव बड़ा नंबर है जिसके बाद मुझे सारी की सारी हायर वैल्यूज मिलना स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे जो +1 होगा इसका नाम होता है वैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बेसिकली वो बड़ा छोटा नंबर है जिसके बाद से मुझे सारी की सारी छोटी वैल्यूज मिलना स्टार्ट होंगी। ये एक डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बट आपके लेवल पे अगर पूछा हुआ है तो आपके लेवल के लिए आसान तरीन भाषा में बता देता हूँ। सेट के अंदर जो भी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी बेटा वो आपका लीस्ट अपर बाउंड होगी, और जो भी आपकी छोटी तरीन वैल्यू होगी वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। क्लियर है? तो लीस्ट अपर बाउंड पूछा हुआ है तो आंसर क्या होगा आपको 21 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको? ऑप्शन नंबर 21। आपके लेवल के ऊपर आपको खाली ये मालूम होना चाहिए कि सेट में हाईएस्ट तरीन वैल्यू क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड, और आपके लेवल के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो लोएस्ट तरीन वैल्यू होगी आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। क्लियर है मेरा बेटा? अगले एमसीक्यूज में आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछा हुआ है, तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे भाई? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई की वैल्यू को जीरो कर देना। तो अगर मैं वाई की वैल्यू को जीरो कर दूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। तो व्हाट इट विल बिकम, अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से देन हम इसका क्या कर देंगे भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से x कॉमन आ गया, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+3, दूसरे ब्रैकेट में -2 कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बन जाएगा? -2 कॉमन लेने के ऊपर ये आ जाएगा सिंपल तरीके से अगेन x+3 बन जाएगा। तो एक फैक्टर हमारा क्या आ गया? x+3, और एक फैक्टर आ गया x-2, यानी कि x की वैल्यू -3,2 होगी। चेक कर लीजिए -3,2 किस पे आ रहा है? आई गेस ऑप्शन नंबर ए के अंदर -3,2 मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें -3,2 मिल रहा है। सही है भाई, सिंपल तरीके से आपको ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे क्या कह रहा है कि भाई वो सर्कल की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। भाई यानी कि आपसे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन पूछी जा रही है जो कि किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यानी कि उस सर्कल की इक्वेशन पूछी जा रही है जो कि कहां टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। मेरा बेटा कभी भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि y की वैल्यू इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि कभी भी अगर आपका सर्कल कहां टच कर रहा होगा? एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, तो y की वैल्यू सर्कल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो चेक कर लीजिए इन चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है, इसमें y की वैल्यू नहीं आ रही। खाली ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन आ रहा है आई गेस ऑप्शन सी है, इसके अंदर आपकी y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। 3y² तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर y की सिंपल वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। बेटा y² इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि x² और y² अगर नहीं होगा तो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं रहेगी। सर्कल की इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि x² और y² होना चाहिए, दोनों के कोएफिशिएंट कैसे मिले होने चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो अगर मेरा सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा होगा तो x एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है? y की वैल्यू। तो सिंपल y वाली वैल्यू इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं भाई 1 माइनस के cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का डेरिवेटिव बताओ। भाई अगेन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, आपको डेरिवेटिव लेना है। सिंपल तरीके से हाफ का हाफ एज इट इज आ गया। मेरा बेटा 1 माइनस के cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव सिंपल तरीके से आ जाएगा 0, और नेगेटिव का सिंपल एज इट इज। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? sin होता है। sin 2x का 2x एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना भाई? तो आपके पास cos का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का साइन होता है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इस 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? sin 2x आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या होगा? sin 2x होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली हमारे दिल्ली कॉलेज के एमसीक्यूज सॉल्व हो गए। मेरा बेटा दिल्ली कॉलेज के तमाम एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आपने खुद देखा कि एमसीक्यूज कितने कुछ एमसीक्यूज डिफिकल्ट भी थे। ऑब्वियसली मेरे लेवल के ऊपर डिफिकल्ट नहीं, तो वो एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर हम एमसीक्यूज बच्चे को सॉल्व करवा रहे होते हैं। बट इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर एटलीस्ट मैं इस पेपर से एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना टफ पेपर बना के दिया जाएगा। मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ एज एन इंटरमीडिएट टीचर कि ये एमसीक्यूज इतने टफ नहीं होने चाहिए थे। एज एन एप्टीट्यूड टीचर ऑब्वियसली ये मेरे लिए रूटीन की बात है कि नस्ट वगैरह का पेपर इससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट द पॉइंट इज दैट कि इंटर लेवल के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि नॉर्मली इंटर के बच्चे का जहन ऐसा होगा जिसको एमसीक्यूज दिए जाएं। तो इसके मायने क्या है कि भैया बोर्ड अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, एमसीक्यूज डिफिकल्ट कर रहा है, ताकि वही बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके जो कि इन एमसीक्यू
एमसीक्यूज की है तो तैयारी करके जाएगा या फिर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सही रखने हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। जो मैं कॉलेजेस के पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जो मैं कॉलेज के पेपर की वीडियोस बना रहा हूँ, आपने लाजमी उन कॉलेज के पेपर के एमसीक्यूज एटलीस्ट करके जाने बेटा पेपर से पहले। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मेरी इस बात को आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा। अगर आपने इन तमाम के तमाम कराची के कॉलेजेस के पेपर्स को सॉल्व कर लिया या उनके एमसीक्यूज को एटलीस्ट सॉल्व कर लिया, तो आप कोई माई के लाल आपके 40 में से 40 एमसीक्यू सही होने से रोक नहीं सकता। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि आपको आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बेटा खुद भी देखें इस लेक्चर को, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने कोचिंग की, अपने कॉलेज के ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।